दोस्तों, विद्या जिस्कन एकेडमी के डेली करंट सेगमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं 8 सितंबर का करंट एक्सप्रेस। जिस राज्य की राज्यपाल रानी बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया, वो कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड की जो राज्यपाल थी उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। बस हमको इतनी ही जानकारी इसमें चाहिए थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में जिस INS हंसा, ठीक है, को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। देखिए, INS हंसा क्या है? एक फ्लीट है। वो 75 साल से वर्क कर रहा था, ठीक है, 75 ईयर से। तो प्रेसिडेंट ने उसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। हमको बस ये पता रहना चाहिए कि उसका नाम क्या है, INS हंसा। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। देखिए, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। चलिए, आप कमेंट में बताइएगा कि एक्यूप्रेशर टेक्निक क्या होती है, एक्यूप्रेशर क्या होता है। एक्यूप्रेशर, ठीक है, और फिजियोलॉजी, आप जरा ये बताइएगा, फिजियोलॉजी और एक्यूप्रेशर क्या होता है। आपने जान लिया फिजियोथेरेपी क्या होता है। फिजियोथेरेपी आपने देखा भी होगा कि होता क्या है फिजियोथेरेपी में। अगर किसी को चोट आ जाए या किसी पर्टिकुलर एरिया में, मसल्स में या फिर बोन्स में, ठीक है, तो ब्लड सप्लाई को सही करने के लिए या फिर जो पर्टिकुलर उस एरिया में जो इंजरी हुई है उसको सही करने के लिए, इंटरनल इंजरी, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं होता कि खुले घाव पे थेरेपिस्ट वर्क करते हैं। जो इंटरनल इंजरी होती है या फिर इंटरनल जो नुकसान होता है उसको सही करने के लिए या न्यूरॉन्स में जो प्रॉब्लम आती है वहाँ केवल फिजियोथेरेपिस्ट यूज किए जाते हैं। ठीक, फिजियोथेरेपी एक पद्धति है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में जिस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए नया मंत्रालय का गठन किया है वो ग्रीस है। ये ग्रीस की लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पे है ग्रीस, यूरोप में। तो ग्रीस हमेशा से चर्चा में रहता है। कई बार क्या वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस कई बार हुई, तब जाके यूरोपियन यूनियन ने उसकी मदद की। यही ग्रीस है जो यूनान में कभी सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था, जहाँ से तमाम सभ्यताओं का जन्म हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमको बस इतना पता रहे ग्रीस की लोकेशन कहाँ पे है। बगल में टर्की है, देख लीजिए, ठीक, जिसे एशिया का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है और एशिया और यूरोप मरीज भी बोला जाता है। क्यों, आप बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को, पहले ऊपर बता ही दिया था। क्यों मनाया जाता है? ताकि अवेयरनेस ला जा सके। पूरे वर्ल्ड में देखेंगे आप, हर 5 में से, ठीक है, हर 5 में से एक व्यक्ति जो है वो निरक्षर है, अर्थात साक्षर नहीं है। तो बहुत बहुत बड़ी समस्या है ये। तो उस वहाँ पे अवेयरनेस लाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या है? मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल असमानता को कम करना। एक चीज़ नोट करिएगा आप कि पिछले 2 साल में कोविड-19 के पैंडेमिक से देखिएगा कि एक और चीज़ उभर के आई है कि हमने डिजिटल क्रांति की तरफ तो बढ़ावा दिया है, डिजिटल क्रांति को बढ़ावा दिया है, लेकिन उससे एक चीज़ हमको ये पता चली कि जैसे और सेक्टर्स में असमानता है, डिजिटल सेक्टर में भी असमानता है। आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास क्या है, वो जो बुनियादी सुविधाएं हैं वही है ही नहीं। चाहे लैपटॉप हो, टैबलेट हो या मोबाइल इक्विपमेंट हो, वो है ही नहीं। तो उन तक वो ऑनलाइन मटेरियल है वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो इस बार विश्व साक्षरता दिवस पे यही इसकी थीम बनाई गई कि डिजिटल असमानता को भी दूर करना है। जैसे और सेक्टर्स में बहुत सारी असमानताएं हैं, हमारे यहाँ ये भी है, इसको भी हमको दूर करना है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं 9 बार के विधायक रहे जिसका कांग्रेस नेता जिसका हाल ही में निधन हो गया, वो है सदानंद सिंह। हाल ही में जिस देश के, देखिए जो ये फैक्ट है, ये पिन पर्सन इन न्यूज, ठीक है, तो किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या कोई अपॉइंटमेंट आता है तो वहाँ से भी एग्जाम कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा मूल्यह्रास और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने हेतु आर्थिक आपातकाल की घोषणा की, वो श्रीलंका है। देखिएगा, श्रीलंका की जो आर्थिक हालात है, ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है। पिछले 1-1.5 साल से जब कोविड-19 की महामारी चल रही थी तो बीच से ही उसकी अर्थव्यवस्था श्रिंक कर रही थी। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, उसकी जो फॉरेन रिजर्व है श्रीलंका का वो घट रहा था। उससे हो क्या रहा था कि जहाँ के प्राइवेट सेक्टर्स बैंक है और जो बैंकें हैं वो दिवालियापन की कगार पे है। वो क्या कर रहे थे,
वहाँ पे वो आयात ही नहीं कर पाएंगे। आयात निर्यात तमाम समस्याएं उनके सामने आ जा रही थी, और निर्यात कहीं बाहर जो है वो इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि पेंडेमिक की वजह से ना आयात हो रहा था ना निर्यात हो रहा था। तो बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं जो कि आयात पे निर्भर थी, चाहे श्रीलंका के अलावा बहुत सी कंट्री हैं जो कि अपने जो एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स हैं या उनको कहीं बाहर भेजते थे किसी दूसरी कंट्री में, वहाँ से उनको पैसा मिलता था, वो बंद हो चुका था। इसीलिए ये क्राइसिस इतनी बड़ी हो गई। चलिए आगे चलते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने जिस राज्य में शहरी गरीबी के लिए एक वहनीय आवासीय परियोजना के तहत $15 करोड़ की मंजूरी दी है, वो है कौन? ठीक है, देखिए तमिलनाडु शायद था, इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, तो अब जरा हम एडीबी के बारे में जान लेते हैं। एडीबी है क्या? एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस में है। फिलीपींस में 1966 में ये इस्टेब्लिश हुआ है। तो इसका पर्पज क्या है? देखिए, इसका पर्पज है कि प्रॉस्पेरिटी लाना और क्या करना, सस्टेनेबल ये इंक्लूसिव ग्रोथ करना, और एशिया में जो है सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा देना। ठीक है, एशिया में ही नहीं, पैसिफिक रीजन में भी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, ये एडीबी के गोल हैं। इसीलिए ये आगे आके जो एशियाई देश हैं उनकी मदद करता है, उसी के क्रम में ये है। चलिए आगे चलते हैं। बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? एल सल्वाडोर है। देखिए, बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित होता है, जिसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ कमियाँ भी हैं। अच्छाइयाँ ये हैं कि देखिए, ये ऐसा है कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी, जिसे बिटकॉइन है, जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है उसी तरह का बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी ही है बिटकॉइन। इसमें क्या होता है, ये ब्लॉकचेन पे आधारित है, और इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी बैठ के आप, ठीक है, इसको आप भेज सकते हो। और इसमें जो प्राइवेसी है, यही सबसे बड़ी इसकी अच्छाई है और यही सबसे बड़ी कमी है। देखिए, आप किसको भेज रहे हो, कौन है, वो सामने इंड टू इंड इंक्रिप्शन होता है, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन दिक्कत क्या आती है कंट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पे टेरर फंडिंग हो सकती है, आतंकवादी संगठन इसका यूज कर सकते हैं गलत मकसद के लिए। तो यही जो इसकी अच्छाई है वही इसकी खामी है। चलिए आगे चलते हैं। बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बंगबंधु मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। एससीओ, ठीक है, 16-17 सितंबर 2021 को दुशांबे तजाकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। जरा हम जानते हैं एससीओ क्या है। एससीओ बताइएगा क्या? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये संघाई पैक्ट से बना था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और एससीओ में कितने सदस्य हैं परमानेंट देखोगे तो टोटल 8 हैं इसमें। इंडिया, चाइना, ठीक है, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रसिया हैं। टोटल 8 हैं। कुछ ऑब्जर्वर हैं, लेकिन मेनली ये 8 हैं। अभी लास्ट में यही पाकिस्तान परमानेंट में पाकिस्तान और इंडिया शामिल किए गए थे। तो टोटल यहाँ पे 8 हैं। और कहाँ आयोजित हो रहा है इस बार? ठीक है, देखिएगा, तजाकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन जो शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है दुशांबे तजाकिस्तान में। चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 132 शहरों में प्राण नामक, ठीक है, प्राण नामक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम डैशबोर्ड का विमोचन किया है। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग ने, ठीक है, 21 सितंबर 2021 से शुरू होने वाले 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध खुफिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मणिपुर सरकार ने गो टू हिल्स कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए, गो टू हिल्स कार्यक्रम क्या होता है? डोर टू डोर जाके वही जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन या वो लाभ उठा सकें, इस पर्पज से ये किया गया है। गो टू हिल्स 2.0 ये मणिपुर में शुरू किया गया है। आगे चलते हैं। नई दिल्ली सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम का आरंभ किया है। जिससे है क्या बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम? देखिए, इसमें उद्यमता मानसिकता पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा सरकारी विद्यालयों में, जिससे कि क्या हो सके, नए नए इंटरप्रेन्योर्स पैदा हो सकें और युवा उद्यमियों को बढ़ावा मिल सके। आगे चलते हैं। डाक विभाग संचार मंत्रालय के तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, पोस्ट पेमेंट बैंक ने क्या LIC जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसके साथ समझौता किया है। और IPP के जो 4.5 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं उनको होम लोन प्रोवाइड करेगा ये। और देखिए, एक योजना भी है उसके तहत। कौन सी योजना है ये?
गृह वरिष्ठ, ठीक है। इसमें पेंशनरों को लाभ दिया जाएगा। अब जैसे पीएसयू बीमा करता है केंद्र सरकार है, रेलवे है, रक्षा बैंक, आज के जो सेवानिवृत्त हैं सेवा कर्मचारियों के लिए, सेवारत कर्मचारियों के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए देखिए मांडा भैंस चर्चा में क्यों है। देखिए मांडा भैंस को अभी अधिसूचित किया गया है 19वीं अनूठी नस्ल के रूप में, ठीक है। और किसने किया ये? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने। तो ये है किसकी? कृषि जो संस्थान है, ठीक है, कृषि अनुसंधान संस्थान, उसी के अंतर्गत ये सब्सिडरी बॉडी है उसकी। तो इसने ये पूर्वी घाटों और उड़ीसा के कोरापुर के क्षेत्रों में पाई जाती है, पठारों में। और ये देखिए अनूठी भैंस अनूठी नस्ल इसलिए कही जाती है कि बहुत सारे परजीवियों से ये, ठीक है, प्रतिरोधी है। मतलब देखिए जानवरों के साथ हमारे जो जंतु संसाधन है, जानवरों का जो संसाधन है, ठीक है, एक प्रकार के संसाधन ये भी हैं। इनमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा खतरा होता है परजीवियों से, ठीक है, बहुत सारी बीमारियों से। तो इस नस्ल में क्या है, आसानी से बहुत सारे परजीवी या बहुत सारे जो वर्म्स हैं, बहुत सारे पैरासाइट हैं, बहुत सारे वायरसेस हैं, वो क्या होता है, ये इस पर कम असर करते हैं और नॉर्मल भैंसों की अपेक्षा। देखिए बेहतर नस्ल का होना का मतलब वो उस क्लाइमेट के प्रति अनुकूलित हैं, उस इन्वायरमेंट के प्रति अपना अनुकूलन बना लिए हैं, वहाँ के पर्यावरण के प्रति, और बहुत सारे एनिमल से, बहुत सारी बीमारियों से अपने को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। याद रखिएगा कौन सा? मांडा भैंस कहाँ पे पाई जा रही है? पूर्वी घाट और उड़ीसा के कोरापुर के क्षेत्र में। आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।